अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। 9 चैप्टर का हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने 2.3.2 एक्सरसाइज शुरू करनी है। उससे पहले कुछ हम इंट्रोडक्शन पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देख लिया है, उसकी कुछ बेसिक चीज़ें आज हम इसकी वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अभी हम वेन डायग्राम का देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। जिसकी एक्सरसाइज हमारे पास 3.2 है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्सरसाइज है 3.2 जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को हमने यूज करना है और आइडेंटिफिकेशन हमने करनी है सेट्स की। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसके अंदर दो शेप इस्तेमाल होती हैं, जो एक रेक्टेंगुलर शेप है और एक है सर्कल शेप। ये जो रेक्टेंगल शेप है और ये सर्कल शेप है, इसमें क्या डिफरेंस है? ये यूनिवर्सल के लिए इस्तेमाल होती है और ये कोई एक सेट जिसको ए बोलें या बी बोलें, कोई भी सेट होता है, वो उसके एलिमेंट जो उसके अंदर होते हैं वो उसके लिए सर्कल। वेन डायग्राम के अंदर सर्कल किसी सेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यू जो है यूनिवर्सल जिस सेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ए अगर एक सेट है, उसका कंप्लीमेंट हमने लेना हो, सी उसके ऊपर मौजूद है। इसका एक तो ये सिंबल है कि इसका सिंबल ये डैश वाला भी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि u माइनस ए और ये एक कंप्लीमेंट के इक्वल आता है, ठीक है। अब u माइनस ए, जो u एक यूनिवर्सल सेट होता है, पूरा एक बड़ा सेट होता है, उसके अंदर से a को माइनस कर दिया जाता है, जो u के बाकी एलिमेंट बचते हैं वो लिखते हैं हम। ये यूनिवर्सल सेट का a सेट का उसका कंप्लीमेंट आ जाता है। अब यहाँ पे वेन डायग्राम के अंदर जो यू ये रेक्टेंगल शेप है, ये यूनिवर्सल के लिए इस्तेमाल होती है। जो सर्कल शेप है, ये किसी सेट के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आज हम देखेंगे कि वेन डायग्राम के अंदर हमारे पास है कि क्या क्या चीजें, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाएंगे। यूनियन के अंदर आ जाए, इंटरसेक्शन के अंदर आ जाए हमारे पास है, या हमारे पास कुछ उन्होंने एक यहाँ पे डिमार्गन लाया वो दे दिया जाए, कोई प्रॉपर्टी पूछ रहे तो हम किस तरह से उसको प्रूव करेंगे। यहाँ पे पहले मैं दो चीजें लिखता हूँ आपके लिए। यहाँ पे एक तो इसमें है जी, ये यूनियन की बात हो रही है, ठीक है। यूनियन है जी सेट्स का, जिसमें हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट और डिसजॉइंट सेट है जी हमारे पास। डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट। ये ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था। अब मैं जस्ट आपको वेन डायग्राम के बारे में बताता हूँ कि ये एक तो रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो यू शेप होती है, यू का होता है यूनिवर्सल सेट जो होता है, ठीक है। ये हमने लेना है ए यूनियन बी। हमने ए और बी का यूनियन लेना है जी। यहाँ पे हमारे पास और ये बनेगा जी, एक हमारे पास सेट यहाँ पे ये वाला और एक सेट यहाँ पे ये वाला। मैंने दो सेट लिखे, एक ए सेट है एक बी सेट है। तो यहाँ पे इस एरिया को मैं लाइनें लगा देता हूँ, शेडेड एरिया बना देता हूँ इसको। यहाँ पे अगर आप देखें, ये डिसजॉइंट उस सेट को बोलते थे कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं आता था। उसकी एग्जांपल में लिखता हूँ, ए एक हमारे पास सेट है जो कि 1 2 3 4 इसके एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं, और एक बी सेट है जिसमें हमारे पास 5 6 7 और 8 एलिमेंट हमारे पास मौजूद है। अगर इस हम इसका अगर हम यूनियन लें, ठीक है, यूनियन लें, लेकिन इसके अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है। ए यूनियन बी हमने लिया तो इसके अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे आ जाएंगे। 3 4 5 6 7 और 8, ये सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है। दोनों के अंदर, दोनों सेट के अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ये शेप बनेगी तो, लेकिन ये सारे एलिमेंट इसके भी सारे एलिमेंट ये वाले हमारे पास आंसर में आ जाएंगे। ये था ए यूनियन बी का ए यूनियन बी का आंसर। वेन डायग्राम में ये शेप बनेगी। यूनियन लेना हो, यूनिवर्सल एक सेट है, यू सेट है, इसके अंदर दो एक सेट पड़े, एक ए सेट पड़ा है एक बी सेट पड़ा है, उन दोनों का यूनियन लिया। लेकिन ये डिसजॉइंट के अंदर है, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं था, इसलिए सारे के सारे एलिमेंट आए, ए के भी पूरे आगे बी के भी पूरे आगे। अब मैं बात करता हूँ ओवरलैपिंग की। यहाँ पे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट पड़ा है जिसमें मैंने ये शेप बनाई, रेक्टेंगल शेप है। इसके अंदर दो सेट मौजूद है जी हमारे पास, एक ए सेट है और एक बी सेट है। लेकिन ये वाले जो सेट हैं ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है दोनों में अंदर कोई चीज कॉमन है। इसकी मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ये इसका भी सारा एरिया ही आएगा, लेकिन इसके अंदर उन्होंने ये वाली जो शेप को एक दूसरे के साथ मर्ज किया हुआ है ना, इसको ये इस वजह से है क्योंकि ए जो है उसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट है इसके आगे, ठीक है। और बी के एलिमेंट हमारे पास है जी 3 4 5 6 आगे।
अब यहाँ पे देखें, अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी, आंसर तो इसका 1 1 2 3 4 5 और 6 आएगा इसका, ठीक है। लेकिन 3 4 इसके अंदर भी है, 3 4 इसके अंदर भी है, दोनों के अंदर मौजूद है। लिखेंगे हम यहाँ पे एक इसको एक बार में, तो एक बार की इसका एक ही एरिया आएगा, वो बी का भी होगा और सी का भी होगा, दोनों के लिए ये ओवरलैपिंग सेट की ये वाली शेप बनेगी। यहाँ पे हमारे पास ये वेन डायग्राम के अंदर ए यूनियन बी की ये शेप बनेगी, और ए यूनियन बी यहाँ पे ओवर है, ये भी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, लेकिन इसमें ये डिसजॉइंट सेट है, कॉमन नहीं है कोई चीज, ओवरलैपिंग सेट है, कोई चीज कॉमन है, इस तरह इस दोनों की शेप में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट है जी, हम देखते हैं इसका अगर सेट एक एक बड़ा सेट हो और एक छोटा सेट हो, हमारे पास दो सेट हो और अगर एक सब सेट हो दूसरे का, तो उसकी शेप कैसे बनेगी वेन डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पे हम इसका यूनिवर्सल सेट बनाएंगे जो कि रेक्टेंगल शेप के अंदर है यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा सेट है और एक इसके अंदर सेट पड़ा है, क्योंकि एक बड़े सेट के अंदर से छोटा सेट निकला तो फिर सब सेट बनता है, तो उसको हम यू लिखेंगे, ए सबसेट है बी का, तो यानी कि बी बड़ा है, क्योंकि बी ए बिलोंग कर रहा है ना बी से, यानी कि ए सबसेट बी का है, तो ए बी बड़ा है और ए छोटा है, तो इसका ये वाला एरिया यहाँ पे हमारे पास आएगा, क्योंकि इसके अंदर ही तो पड़ा है। बी एक बड़ा सेट था, उसके अंदर से एक छोटा सेट लिया जो सबसेट बना, सबसेट का भी मैंने पीछे बताया हुआ आप लोगों को, तो ये इसकी शेप ये वाली बनेगी। और अगर इसी तरह देखा जाए तो यूनियन के अंदर ही एक सेट ए बड़ा हो और इसके अंदर एक छोटा सेट मौजूद हो, जैसे ये वाला था सेम ऐसे, लेकिन इसमें चेंज ये करेंगे कि यहाँ पे अगर ए जो है बी बड़ा हो, ए बड़ा हो सेट और बी छोटा हो, इसमें बी बड़ा था इसमें ए बड़ा है, तो फिर ए को यहाँ पे लिखेंगे और बी को यहाँ पे लिखेंगे और शेडेड सारे को ही करेंगे, क्योंकि इसके अंदर से ही ये वाला लिया गया, उसके अंदर ही मौजूद है। तो ये वेन डायग्राम की शेप है यूनियन के अंदर। अब हम इंटरसेक्शन के अंदर इसकी शेप देखते हैं, इंटरसेक्शन की शेप क्या होती है और उसके आंसर हम किस तरह से लिखेंगे। वेन डायग्राम के अंदर ये यूनियन था, अब हम इंटरसेक्शन लिखते हैं जी, इसका वो किस तरह आएगा। वही दोनों कॉन्सेप्ट जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए, इस तरह ये मैं लिखता हूँ, ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट के अंदर और ओवरलैपिंग सेट के अंदर जो डिफरेंस है इंटरसेक्शन के अंदर वो ये आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने शेप बना ली वैसे ही वेन डायग्राम वाली जो यू शेप है, इसके अंदर एक सेट ये ए है और एक ए सेट बी है, ये दो सेट हमारे पास मौजूद है। इनमें अच्छा ये ओवरलैपिंग वाला है इधर, इसमें ओवरलैपिंग वाली की शेप यू बनेगी ये वाली, क्योंकि इसमें ये वाला एरिया दोनों के अंदर मौजूद है। अब इंटरसेक्शन लेना तो ये कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, ये ए है और ये वाला बी एरिया है। इसकी एग्जांपल है जी ए इंटरसेक्शन बी, मैं लिखता हूँ सेट ए जो है ये हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी जो है हमारे पास है ये है 1 सॉरी ये मैं लिखता हूँ 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे देखें तो इसके अंदर भी 3 4, इसके अंदर भी 3 4 कॉमन है, ये जो कॉमन है ये ओवरलैप कर रहा है, ये वाला एरिया कॉमन है, यही इसका आंसर है। इंटरसेक्शन है ना, ये इसका आंसर है। तो हम वेन डायग्राम के अंदर सिर्फ ये वाला एरिया शेडेड करेंगे, लाइनें लगाएंगे, क्योंकि वेन डायग्राम के अंदर दोनों सेट के अंदर से ये चीज कॉमन है और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डिसजॉइंट सेट की अगर बात करें तो डिसजॉइंट सेट के अंदर हमारे पास कोई भी जो चीज है कॉमन नहीं आती, ये भी हम पीछे देख चुके हैं कि जिसमें हम ने कोई चीज जो दो सेट लिए, दोनों सेट के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आता। ये यू है हमारे पास, एक सेट ये है हमारे पास और एक सेट ये है, इसको ए बोलते हैं, इसको सेट बी बोलता हूं मैं। अब इसके अंदर से कोई चीज भी कॉमन नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही इंटरसेक्शन की, यूनियन होता तो सारे इसमें आ जाता। तो ए इंटरसेक्शन बी है, कोई चीज कॉमन नहीं है। इसकी एग्जांपल ये लिखूंगा, ए 1 2 3 और 4 था, इसके ये एलिमेंट थे। बी के एलिमेंट है हमारे पास 5 6 7 8, ठीक है। इसके अंदर आप देखें ये 1 2 3 4 है, ये 5 6 7 8 है, कोई चीज भी कॉमन नहीं है। तो फिर यहाँ पे इसका एम्प्टी सेट आएगा, ये वाला एम्प्टी सेट लिखा जाएगा। तो इसके अंदर से कोई चीज कॉमन नहीं है, किसी एरिया को आपने शेडेड नहीं करना, कोई लाइनें नहीं लगानी, इसकी ये शेप बनेगी इंटरसेक्शन के अंदर। अब इसी तरह जब एक ए सेट हो और वो सबसेट हो बी का, तो उसको इंटरसेक्शन के अंदर हम कैसे लिखते हैं कि एक हमारे पास ये मौजूद है, एक ये शेप हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर एक बड़ा सेट है जो कि बी है और इसके अंदर एक छोटा सेट है जो कि
ए है। अब यहाँ पे देखें कि जो ए सेट है ये इसका इसके मौजूद था, सब सेट था इसका। अब इसका हम इंटरसेक्शन लेना चाह रहे हैं क्योंकि ये तो बड़ा है ये छोटा है, तो फिर ये दोनों के अंदर ही पाया गया है ना, ये इसके अंदर भी इसके एलिमेंट है, इसके अंदर भी एलिमेंट है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एक सेट है, सॉरी पहले बी ये बड़ा सेट में लिखता हूँ, बड़े सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, मैंने ये एलिमेंट इसके लिख दिए। अब इसके अंदर से ए निकला था जो कि 1 2 3 और 4 है, ठीक है। अब ए के एलिमेंट सारे के सारे इसके अंदर पाए जा रहे हैं, इसका मतलब है बी एक बड़ा सेट है और जो ए है ना इसके अंदर से निकला है। तो फिर इसको अगर इंटरसेक्शन की तौर से देखा जाए तो सिर्फ ये वाला इसका आंसर है कि क्योंकि ये ए के अंदर भी पड़ा है ये बी के अंदर भी पड़ा है, तो ये शेडेड एरिया इसका आंसर आएगा। तो और अब इसको अगर दूसरी इसकी शेप बनाई जाए इसी तरह, जिसमें हमारे पास एक इंटरसेक्शन के अंदर यहाँ पे देखें तो अगर बी सेट जो है वो छोटा हो जाए यानी कि वो सबसेट हो ए का, तो फिर हम उसको सिर्फ जस्ट यहाँ से नाम चेंज कर देंगे, जो है ये ए बड़ा हो जाएगा बी छोटा हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो हम बी क्योंकि छोटा है इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन ये पड़ा है, तो फिर इसका ये वाला एरिया शेडेड करेंगे। ये इसकी शेप्स के शेप है वेन डायग्राम की जो मैंने आपको बताई। अब इसकी दो शेप और दो तरह की रहती हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, दोनों सेट्स को उसके अंदर से एलिमेंट कैसे निकालने हैं वो हम देखते हैं जी। इंटरसेक्शन के अंदर सॉरी इंटरसेक्शन और यूनियन के अंदर हमने वेन डायग्राम का यूज देख लिया। अब हम इसको देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू सेट्स, दो सेट का डिफरेंस जो होता है उसको कैसे हम लेते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास तरीकाकार वही हमारे पास मौजूद है जो पहले वाला है, जो हमने अभी पीछे किया है, उसमें एक ओवरलैपिंग सेट है और एक डिसजॉइंट सेट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट के अंदर, डिसजॉइंट सेट के अंदर अगर हम डिफरेंस देखना चाह रहे हैं दोनों के अंदर तो वो क्या होगा। यहाँ पे जी a माइनस बी है, ठीक है। a माइनस बी, ये रेक्टेंगल तो यू शेप है, सबकी आनी आनी है, ठीक है। ए जो शेप इसकी, अब ए और बी जो है दो सेट पड़े हैं लेकिन ये डिसजॉइंट है यानी कि इनमें कॉमन चीज नहीं है कोई भी, तो हमने ए में से बी को निकालना है। तो जब दोनों सेट के अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है कि ए के पूरे एलिमेंट वापस बाकी बचेंगे। तो ये वाला जो ए वाला एरिया होगा ना, ये लाइनें लगाई जाएंगी, आप इसको शेडेड एरिया बनाएंगे। अब इसकी एग्जांपल में लिखता हूँ, यहाँ पे एक सेट हो जो कि 1 2 3 4 5 6 और 7 एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। एक बी सेट है, उसके अंदर उसके एलिमेंट है जी 8 9 10 11 सेट मौजूद है, इसके एलिमेंट मौजूद है। अब यहाँ पे देखें इसके और इसके अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है। आंसर इसका हमने निकालना है a माइनस बी, यानी कि a में से b के एलिमेंट निकालने हैं। ये पीछे मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे जब कोई चीज इसके अंदर है ही नहीं, कॉमन नहीं है, तो ये निकलेगी कैसे। तो इसका मतलब है कि ए के जितने एलिमेंट हैं ये बाकी वो वैसे पूरे के पूरे बचेंगे। ये डिसजॉइंट की बात हो रही है, जब चीजों के अंदर कॉमन, सेट के अंदर कॉमन ना हो तो फिर ये ए वाला एरिया शेडेड एरिया आएगा। अगर इनके अंदर ओवरलैप कर रहे हो सेट, ओवरलैप का मतलब दोनों के अंदर कोई चीज कॉमन हो, ए ए सेट और माइनस बी सेट है हमारे पास, ए और बी हमने दो सेट ले लिए, ठीक है, जिसमें हमारे पास ओवरलैपिंग के अंदर ये शेप बनती है, ठीक है। ये ए सेट है और ये वाला हमारे पास बी सेट है। अब ए सेट के जो एलिमेंट है वो 1 2 3 और 4 और 5 एलिमेंट है हमारे पास, और जो बी सेट है इसके एलिमेंट है जी 5 4 5 6 7 8 एलिमेंट इसमें। अब यहाँ पे देखिए 4 5 इसके अंदर और 4 5 इसके अंदर कॉमन है। अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ a माइनस बी, तो a के एलिमेंट यहाँ पे मैं लिखूंगा सारे, फिर माइनस डाल के b के एलिमेंट लिखूंगा और इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि a में से हमने निकालने हैं, a बड़ा है, a में से निकालने b के एलिमेंट, तो ये 4 5 निकलेगा, बाकी बचेगा 1 2 और 3, जो बचेगा ये आंसर है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए ये चीज कॉमन थी इसकी यहाँ तक, अब इसका ये वाला एरिया बाकी बचा, ये जो है ना यहाँ तक ये वाला एरिया ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो चुका है, माइनस हो चुका है, तो ये वाला एरिया बचा, तो ये इसकी शेप बनेगी सब्ट्रैक्शन के अंदर a माइनस बी के अंदर। ये ओवरलैपिंग की बात हो रही, जब सेटों के अंदर ओवरलैप हो।
अब इसका अगला पार्ट जो है ये जिसमें हमारे पास मौजूद है जी ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो उसके अंदर हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसके अंदर से हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये एक शेप बनाएंगे हमने, ये सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा सेट है हमारे पास ए, एक छोटा सेट है हमारे पास ये वाला। बड़ा सेट कौन सा, बी, ये बी वाला बड़ा सेट है। ए कौन सा है जी, छोटा सेट है। अब यहाँ पे ए माइनस बी होना है ना, क्योंकि ये इसका सबसेट है, ए बी का सबसेट है। ये सब्ट्रैक्शन के अंदर जब हम ए माइनस बी करेंगे तो क्योंकि ये वाला इसका खुद का ये वाला सबसेट है, तो इसके अंदर से कोई चीज भी आप माइनस नहीं कर सकते, यही शेप इसकी आएगी। अगर इसी तरह देखा जाए तो ए जो है बी बड़ा सेट है, सॉरी बी छोटा सेट और ए बड़ा सेट है, तो फिर इसके अंदर से हम इसकी बनाएंगे शेप, जो एक बड़ा ये वाला सेट और एक छोटा सेट ये। यहाँ पे ए बड़ा है और बी छोटा है, तो यहाँ पे ये बी वाला बच जाएगा ए, क्योंकि बी इसमें से माइनस होना है, बी निकाल दे, छोटा सेट है बड़ा वाला हमारे पास वो बच जाएगा, ए वाला इसका शेडेड एरिया आ जाएगा। ये था हमारे पास ए माइनस बी, इस मीन ए सब्ट्रैक्शन बी के सेट की बात हो रही थी हमारे पास। तो यहाँ पे इसी तरह इसके जो है ना बी वाले की बी माइनस ए है, जैसे ए माइनस बी है इस तरह बी माइनस ए है, तो इसका वो उल्ट होगा, जो शेडेड एरिया है वो इसका व्हाइट एरिया ब्लैंक आएगा और जो ब्लैंक वाला वो शेडेड एरिया आएगा, ये इसका उल्ट होगा। ये थी वेन डायग्राम आपकी जो 3.2 एक्सरसाइज के शुरू में हमने अभी की है, इसके इंट्रोडक्शन में वेन डायग्राम की है, और इसको समझना और माइंड में बिठाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर और इस एक्सरसाइज के अंदर भी इससे क्वेश्चन मौजूद है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करना जरूरी था। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और प्रॉपर्टीज के बाद हम फिर इस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 3.2 एक्सरसाइज की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम देखते हैं जिसकी कौन सी प्रॉपर्टी दी हुई है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी के साथ इसके कुछ ऑपरेशंस भी हैं जी, कि इंटरसेक्शन यूनियंस के अंदर हम क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं, क्या चीजें हमारे पास मौजूद है, किस तरह से हम देखते हैं। पहले हम इसके ऑपरेशंस देखते हैं जी, सेट की क्या है हमारे पास। ऑपरेशंस ऑन 3 सेट्स, 3 सेट के जो ऑपरेशंस हमारे पास क्या है, 3 सेटों का कॉम्बिनेशन हो। 3 सेट हमारे, हमने अभी तक जितना पढ़ा 2 सेट के बारे में पढ़ा, एक ए और एक बी सेट के बारे में पढ़ा। अब हम 3 सेट के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका हम कॉम्बिनेशन कैसे, कौन कौन सी सिचुएशन हमारे पास आएंगी 3 सेट की, वो अभी हम उसको देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन इसकी ये आएगी कि ए अगर यूनियन है, उसको बी के अंदर यूनियन करना है और उसको सी के अंदर भी यूनियन करना है। इट्स मीन कि ए यूनियन बी है और इसका जो आंसर आएगा उसको सी के साथ भी यूनियन करना है, इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इसकी ये वाली भी आ सकती है कि ए यूनियन बी यूनियन सी है, ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगी आपकी, ठीक है। यानी कि ए यूनियन बी पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, बाद में आपने ए को यूनियन करना है उसके साथ। ये 2 कंडीशन थी यूनियन की। अब इसी तरह की सेम 2 कंडीशन हमारे पास है इंटरसेक्शन की। ए इंटरसेक्शन बी है और इंटरसेक्शन सी है, जिसमें हम पहले बी सॉल्व करेंगे, ए बी बाद में ए सॉल्व करेंगे। इस तरह हमारे पास फोर्थ वाली जो कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि ए अगर इंटरसेक्शन है, बी भी इंटरसेक्शन है हमारे पास, और सी भी इसके साथ एक वैल्यू पड़ी है, तो ब्रैकेट हम इसमें सेकंड वाले पे लगा देंगे, क्योंकि हम इसको ये वाला पहले इसका आंसर निकालेंगे और फिर इसका हम आंसर निकालेंगे। ये हमारे पास इंटरसेक्शन की बात हो। अगर इसकी नई कंडीशन जो 5वीं कंडीशन वो ये बनेगी, अगर ए ब्रैकेट के अंदर यूनियन हो, ठीक है, और बाहर इंटरसेक्शन हो सकता है, ठीक है, यानी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसके अंदर यूनियन और दूसरे के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, ये कंडीशन भी आ सकती है। और कंडीशन नंबर 6 जो है ऑपरेशन इसका, वो ये भी आ सकता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर आपके पास ब्रैकेट के अंदर अगर इंटरसेक्शन मौजूद हो हमारे पास, तो ये यहाँ पे यूनियन आ सकता है सी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर यूनियन था, यहाँ ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन डाल दिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे यूनियन डाल दिया, ये इसकी कंडीशन भी हो सकती है। इसके बाद 7वीं कंडीशन हम इसकी देख लेते हैं जी, वो क्या बनेगी, ब्रैकेट ऐसी रहेगी हमारे पास ए यूनियन बी, ठीक है, ए बी और सी, ब्रैकेट हम इस पे लगा देते हैं। यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर यूनियन था, अब ब्रैकेट के अंदर इधर इंटरसेक्शन हमने कर दिया, और इस तरह हम इधर इधर इसका यूनियन कर देते हैं। इस तरह इसकी 8वीं कंडीशन भी हम इस तरह देख लेते हैं, ब्रैकेट चेंज करते हैं। जस्ट आप ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे अगर इसको
उल्ट देखें तो ये वाली कंडीशन भी बनती है वैसी सेम। और अब इसके अलावा इन्हीं तीन सेट को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट जो कंडीशन है वो हमारे पास इस तरह से भी बन जाती है। 9 वाली कंडीशन हम ये देख लेते हैं कि ए यूनियन बी है, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन है जो कि बी यूनियन सी हमारे पास था एक सेट, यानी कि सेट ए बी सी तीन ही है, इसका यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे बी सी का यूनियन, अब उनका इंटरसेक्शन लिया, ये कंडीशन होगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक 10वीं कंडीशन अब ये हो सकती है ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। इस तरह की कंडीशंस बेशुमार बन सकती हैं जो कि आप ये सेट के ऑपरेशंस हैं जो आप सेट के ऊपर अप्लाई करेंगे, सेट को आप देखेंगे कि उसमें यूनियन करना है, इंटरसेक्शन करना है, क्या क्या चीजें हमने उसमें से लेनी है। तो यहाँ तक ये इसके ऑपरेशन से। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं जी। कुछ इसमें प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जी जो यूज होनी है यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर यूज होती है। हम उन प्रॉपर्टीज को अभी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन में जो प्रॉपर्टी हमारे पास है ये है जी, एक ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ये आप लोगों ने एक पीछे भी पढ़ा था, ए प्लस बी और बी प्लस ए, फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी। लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर बराबर है। इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी ये एक होगी, ये दूसरी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। ये प्रॉपर्टी है जो कम्यूटेटिव भी है, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास ये वाली भी, लेकिन ये इंटरसेक्शन में है, ऑफ इंटरसेक्शन। This is the property of union and this property of intersection. This commutative property and this commutative property, this union and intersection. ये इंटरसेक्शन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के अंदर दो प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है। ये दो दो सेट की बात हो रही थी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो तीन सेट की है हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरह ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे इसके बी और सी पे ब्रैकेट है लास्ट पे, यहाँ पे इसके स्टार्ट पे ब्रैकेट है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, क्योंकि इसके अंदर यूनियन यूज हुआ है। तीन वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यूनियन में, और इसी तरह इंटरसेक्शन में भी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस पे ब्रैकेट है यहाँ पे, और ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे इसके स्टार्ट पे ब्रैकेट है। ये हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाली प्रॉपर्टी यूनियन की है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये चार प्रॉपर्टीज हमारे पास होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन इंटरसेक्शन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास यूनियंस और इंटरसेक्शन की हम देखते हैं, और एक इसमें है डिमॉर्गन्स लॉ, वो भी हम देखते हैं जी डिमॉर्गन का कानून कौन सा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये कैसे हम लिखेंगे इसको कि ए एक है, बी एक है और एक सी एक, हमारे पास तीन सेट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब
यूनियन यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि जो पहले यहाँ पे हमारे पास यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन डाल देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये वाली, जिसमें दो चीजें यूज हुई हैं, इंटरसेक्शन भी है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखी थी। इस तरह ये यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर मौजूद है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ए यूनियन होगा बी के साथ, ए यूनियन बी हो जाएगा, और दरमियान में इंटरसेक्शन, फिर ये ए यूनियन होगा सी के साथ, ए यूनियन सी, तो दरमियान में आएगा इंटरसेक्शन इसके। ये वाली इसकी प्रॉपर्टी जो बनेगी इस शेप की, ये बनेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब अगली जो प्रॉपर्टी इसकी होगी वो बनेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। उसको क्या लिखेंगे, इसका थोड़ा सा चेंज करके इसको यही लिखेंगे, हमारे पास ए यहाँ पे मौजूद है, जहां पे यूनियन है वहां पे इंटरसेक्शन डाल दें, और जहां पे इंटरसेक्शन है वहां पे यूनियन डाल दें। लो जी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाएगी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे लिखेंगे ए जी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट डालेंगे, यूनियन है यहाँ पे यूनियन लिखेंगे। अब इसको ए इंटरसेक्शन सी कर देंगे, ए इंटरसेक्शन सी। ले जी बेटे, यहाँ तक ये हमारी प्रॉपर्टीज है, जो 6 प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। एक यूनियन प्रॉपर्टी है, जो हमारे पास दूसरी थी यूनियन एसोसिएटिव और इंटरसेक्शन एसोसिएटिव, और यूनियन जो हमारे पास एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। 6 प्रॉपर्टी होगी। अब डी मॉर्गन लॉ क्या चीज है वो हम देखते हैं जी। डी मॉर्गन लॉ वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, मैथमेटिशियंस डी मॉर्गन, उसका ये लॉ है डी मॉर्गन लॉ। यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी, हमारे पास एक चीज मौजूद हो जिसके ऊपर इकट्ठा एक कॉम्प्लीमेंट लिया गया हो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये है जी हमारे पास यूनियन में, अगर ब्रैकेट के अंदर मौजूद है तो यूनियन में आएगा। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो इनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट अलग अलग डाल देंगे तो यूनियन और इंटरसेक्शन में आ जाएगा। इसी तरह इसका उल्टा आएगा, रिवर्स आ जाएगा। इसका ए इंटरसेक्शन अगर बी इधर आता है इंटरसेक्शन में आता है तो इस तरह ये हो जाएगा ए यूनियन में हो जाएगा बी। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन होगा, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे ब्रैकेट है तो यहाँ पे विदाउट ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है तो विदाउट ब्रैकेट है। ये जी इसके डिमॉर्गन्स लॉ है। दो अगर सिर्फ नेम आ जाए तो आप इन दोनों में से कोई भी एक भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों भी सोल्व कर सकते हैं तो आंसर करेक्ट ही माना जाता है। आमतौर पे ये डिमॉर्गन के लॉ दोनों ही यूज किए जाते हैं। ये थी आपकी प्रॉपर्टीज, कुछ हमने यहाँ पे देखी है जी, और हमने इसके सॉरी इसकी प्रॉपर्टी देखी, हमने इसके ऑपरेशंस देखे हैं जी, हमने इसकी वेन डायग्राम डिस्कस कर लिया है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज समझाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज।